बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ एक से बराबरी पर ख़त्म हो गई। एक ऐसी सीरीज़ जिसमें कभी पाकिस्तानी बॉलर्स का जोश नुमाया रहा तो कभी बैटिंग लाइनअप की कमज़ोरियाँ खुलकर सामने आईं। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की बैटिंग मुकम्मल तौर पर दबाव में रही। अब निगाहें जम चुकी हैं आने वाली T20 सीरीज़ पर, जहाँ हालात, फॉर्मेट और हिकमत अमली सब कुछ मुख्तलिफ होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इस मरहले पर बड़े फैसले किए हैं। बाबर आजम और नसीम शाह की टीम में वापसी ने एक नई बहस को जन्म दिया है। शायकीन और माहिरीन दोनों जानना चाहते हैं कि क्या ये तब्दीलियाँ वाकई टीम में नई जान डाल सकेंगी। उधर मुखालिफ कैम्प में भी तैयारी मुकम्मल है। रैंकिंग में 5वें नंबर पर मौजूद जनूबी अफ्रीका एक मुतवाज़िन और जारहाना स्क्वाड के साथ मैदान में उतरने को तैयार है, जबकि पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर होते हुए अपने होम ग्राउंड पर खुद को मनवाना चाहता है। सवाल यह है कि यह सीरीज़ महज एक मुकाबला होगी या एक नया मोड़। क्या पाकिस्तान टीम नए कॉम्बिनेशन के साथ अपनी पुरानी शनाख्त वापस हासिल कर पाएगी? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने साबिक कप्तान बाबर आजम को तकरीबन 1 साल बाद कौमी T20 टीम में जगह दी है और दूसरी तरफ जारहा मिजाज ओपनर फ़खर जमान को रिजर्व खिलाड़ियों में रखा गया है, जिस पर क्रिकेट हलकों में हैरत भी हुई है। 128 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बाबर आजम 4223 रन स्कोर कर चुके हैं और उन्होंने आखिरी T20 इंटरनेशनल 13 दिसंबर 2024 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेला था। इसके बाद से वो कोई T20 मैच नहीं खेले, लेकिन उनकी कौमी टीम में शमूलियत जगह बरकरार रखने का आखिरी मौका नज़र आ रहा है, क्योंकि फ़खर जमान ने ख़ुद को कोच माइक हेसन से डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी तकनीक को मज़ीद बेहतर करने की बात की, जिस पर माइक हेसन मुत्तफ़िक़ हुए, जिसका सीधा मतलब यह है कि फ़खर जमान की जगह खाली होने की वजह से बाबर आजम को टीम में जगह मिली, जिसका खुलासा इतवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कोच माइक हेसन ने कुछ इस तरह किया। I certainly endorse his selection. With Fakhar Zaman, we've sent him away to first-class cricket. We've had a conversation with him. He wants to come back into the one-day scene, so we've given him a bit of a break from T20s to get his technique back to where he wants to be, and I've been really supportive of that. And that's created an opportunity for another top-order player, and it's a great opportunity to get Bubba back into the squad. He's likely to bat at 3, so it's a role that I'm very confident that he'll be able to do well, and it also gives our squad some options coming into the World Cup. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप में नाकाम रहने वाले विकेट कीपर मोहम्मद हारिस को ड्रॉप करके उनकी जगह मोहम्मद उस्मान को शामिल किया है। कोच माइक हेसन ने हारिस को ड्रॉप किए जाने के सवाल पर कहा, हारिस को कई मौके मिले लेकिन वो इससे फ़ायदा ना उठा पाए, लेकिन उनका करियर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उन्हें अपनी बैटिंग पर काम करने की ज़रूरत है। उस्मान स्पिन को अच्छा खेल लेते हैं, इसीलिए उन्हें टीम में जगह दी गई है। Mohammad Harris has had a lot of opportunity in recent times, and I think he'd be the first to admit that he hasn't grabbed those opportunities. But he's still young, and he's still very much a developing player. So I certainly would never say his career is over. What I'd say is certainly has to work a lot around the decision making with the bat. And even domestically, he averages 17 in domestic cricket with the bat in T20s. So that's an area, it's pretty much the same in international cricket. So that's somewhere where he needs to improve to come back and force his case back into the side. Usman Khan is a very good player of spin, and I think we see our wicketkeeper batting more through the middle than at the top. And that's obviously playing the spin in Sri Lanka is going to be a huge component for the World Cup. So hence why Usman Khan has got the opportunity during this series. वाइट बॉल टीम के कोच माइक हेसन से एशिया कप में पाकिस्तान के फाइनल में भारत के हाथों नाकामी पर सवाल भी हुआ। माइक हेसन बोले कि हमें ये याद रखना चाहिए कि एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी ज़्यादा बुरी नहीं थी। फाइनल में दुनिया की नंबर 1 टीम से मुकाबला था। इस फाइनल ने उन्हें ये भी दिखाया कि किन पहलुओं में बेहतरी की ज़रूरत है। Yeah, look, I won't comment on the test side at the moment. I'm not involved in that, and I certainly wouldn't say that Pakistan have choked in any game. So, as I said, we've won 15 of our last 21 games. We got ourselves in a good position in the Asia Cup final, and we weren't able to grab that, and that was disappointing. But we also realise that's against a very good side who's currently ranked number 1 in the world, and we're not quite there yet. And it exposed some areas we need to improve. We talk about that playing spin through the middle. We've made a few little changes there, and we're hoping to show some improvement on that in this series.
कौमी सिलेक्शन कमेटी ने जहां फ़खर जमान को रिज़र्व खिलाड़ियों में जगह दी, वहीं बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मुकीम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। जबकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में उम्दा बॉलिंग करने वाले ऑफ स्पिनर उस्मान तारिक कौमी स्क्वाड में शामिल हुए हैं। माइक हसन कहते हैं कौमी T20 टीम के लिए ज़्यादातर खिलाड़ी कुछ तय हो चुके हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग के शोबे में सख्त मुकाबला है। सुफियान मुकीम अब भी उनके मंसूबे का हिस्सा हैं, लेकिन उस्मान तारिक एक मुनफरिद बॉलर हैं जो टीम को बेहतर तवाज़ुन फराहम कर सकते हैं। Oh, look, I think we've got the majority of those players firmed up, but still some competition for places without doubt. The spin bowling, we've got competition for that. Obviously, we've brought in Usman Tarik. Sufian Mukeem is still very much in our thinking, and he's, been sent back to first-class cricket. In fact, disappointed he didn't play this first-class game because he needs to keep developing his game, but he's very much in our thinking. Usman Tarik is an exciting prospect for us to bring a point of difference. And then the wicket keeping is obviously a competitive spot. We've brought in Usman Tarik. And then from a top order spot, with Faka coming back, that's going to create some competition as well. So, look, we're pretty close to where we will end up, but we need to use this series and the Tri-Series to help, give us options so that whether it be form or injury, we've got competition for places. पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ अपने अख्ताम को पहुंची, तो अब दोनों टीमें 3 एक रोज़ा मैचों और इतने ही T20 मैचों में एक दूसरे के मतलब मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मुकाबला पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में कल मुनक़िद होगा, जबकि लाहौर का कदाफ़ी स्टेडियम दूसरे और तीसरे T20 मैच का मेज़बान होगा, जो बिलतरतीब 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को खेले जाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ नवंबर से होगा, जिसकी मेज़बानी फैसलाबाद का इकबाल स्टेडियम कर रहा है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज़ का पहला मुकाबला 4 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा एक रोज़ा मैच 6 नवंबर को मुनक़िद होगा। जबकि वनडे सीरीज़ के आखिरी मुकाबले में दोनों टीमें 8 नवंबर को आमने सामने होंगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 रिकॉर्ड पर अगर हम नज़र डालें तो दोनों बराबरी की सतह पर खड़े दिखाई देते हैं। दोनों टीमों के दरमियान 24 T20 मैच अब तक खेले जा चुके हैं, जिनमें 12 में पाकिस्तान और इतने ही मुकाबलों में जनूबी अफ्रीका की टीम फाते रही है। पाकिस्तान की सरजमीन पर जनूबी अफ्रीका की टीम ने सिर्फ 3 T20 मैच खेले, जिसमें पाकिस्तान टीम ने 2 में कामयाबी हासिल की और 1 में उसको नाकामी का सामना करना पड़ा। ये तीनों T20 बैनुल-अक़वामी मैच लाहौर में खेले गए, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें पहली मरतबा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में मद्दे मुकाबिल होंगी। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंचने के बाद भरपूर प्रैक्टिस में मसरूफ़ हो गया है, लेकिन जनूबी अफ्रीका की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ के आगाज़ से पहले बड़ा धचका लगा है। तजुर्बेकार बल्लेबाज डेविड मिलर T20 सीरीज़ हो चुके हैं, जबकि फास्ट बॉलर जलाल कोटजी पूरे वाइट बॉल दौरे से दस्तबरदार हो गए हैं। डेविड मिलर, जो कप्तान एडम माकरम की गैर मौजूदगी में टीम की क़यादत करने वाले थे, ट्रेनिंग के दौरान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए। स्कैन रिपोर्ट्स में ग्रेड 1 स्ट्रेस की तस्दीक के बाद वो रिहैब प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। उनकी जगह ऑलराउंडर लुआनो फ्रेया को 3 मैचों की सीरीज़ के लिए टीम का कप्तान मुकर्रर किया गया है, जो 28 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगी। दूसरी जानिब फास्ट बॉलर कोटजी को मुसलसल मसल इंजरी के सबब T20 और वनडे दोनों सीरीज़ से बाहर होना पड़ा है। वो नामीबिया के ख़िलाफ़ मैच के दौरान बॉलिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए थे। इसी तरह नौजवान फास्ट बॉलर मफाका भी हैमस्ट्रिंग इंजरी के सबब पाकिस्तान नहीं आ सके हैं। उनकी गैर मौजूदगी में जनूबी अफ्रीका ने मैथ्यू बिट्स को और जोजी को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि अंतिल बानिम को कोटजी का मुतबादिल बनाकर वनडे स्क्वाड में जगह दी गई है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और आखिरी मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुआ, जिसमें पाकिस्तान को नाकामी हुई। अब पिंडी क्रिकेट स्टेडियम T20 सीरीज़ के पहले मैच की मेज़बानी करेगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैच के दौरान तमाशाइयों की बड़ी तादाद मैच देखने आई। हमारे साथ वीडियो लिंक पर जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फ़िरोज़। अरफा, ये बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं पहले T20 मैच के लिए? कोई ख़ास दिन भी मुकर्रर किया गया है इस मैच के दिन और इनक्लोजर की टिकट्स फ़रोख्त हो चुकी हैं?
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का आगाज़ कल से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होने जा रहा है और जो पहला T20 होगा उसमें आपको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम गुलाबी रंग में नजर आएगा क्योंकि छाती के सरतान से आगाह नाम ये मैच किया गया है और इसमें तमाम जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं वो कलर की जर्सी में नजर आएंगे, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी भी पिंक रिबन पहने नजर आएंगे और पीसीबी की तरफ से तमाशाइयों को भी कहा गया है कि वो गुलाबी रंग में जो है वो ड्रेसअप होकर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम आए। टिकटों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि तमाम टिकटें वीआईपी जनरल इंक्लोजर की सोल्ड आउट हो चुकी हैं, तो हमें 17 से 18 हज़ार का क्राउड जो है वो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पहले T20 में नजर आएगा। अगर प्रैक्टिस की बात कर लें तो गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने पहला अपना प्रैक्टिस सेशन किया जिसमें पावर हिटिंग ड्रिल्स जो है वो हमें बिलखसूस नजर आई। बाबर आजम, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान और सलमान अली आगा पावर हिटिंग हमें करते नजर आए। साहिबजादा फरहान अपनी नई शॉट नो लुक शॉट की तरफ जो है वो ड्रिल्स करते नजर आए और उसको डेवलप करते नजर आए। दूसरी तरफ हेड कोच माइक हेसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो 30वें नंबर पर T20 सीरीज में बैटिंग करेंगे, जबकि जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया उन्हें कहा गया कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं और अपनी टेक्निक पर काम करें, बिलखसूस फ़खर जमान और मोहम्मद हारिस। आज अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के T20 स्क्वाड्स अपना दूसरा प्रैक्टिस सेशन करेंगे और पहले T20 से कबल आखिरी प्रैक्टिस सेशन होगा और कप्तान सलमान अली आगा भी अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी, पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीमों के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के बाद अब मुकाबला है T20 सीरीज़ में, जिसके बाद 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में मुनक्किद होगी। चलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग के हवाले से बड़ा फैसला किया है। 7 कौमी खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए गए हैं, जिनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन खान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को पहले से मौजूद मुआहदों और जारी NOC की बुनियाद पर खेलने की इजाज़त दी गई है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद हफ्ते पहले तमाम लीग के NOC आर्जी तौर पर रोक दिए थे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, बताइएगा कि ये फ़ैसला कब और कैसे हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये NOC रोक लिए थे, उसकी बुनियादी वजह एशिया कप में शिकस्त थी और अब क्रिकेट बोर्ड ने अपने फ़ैसले पर नज़रसानी की है। जी यही, अब सूरत कुछ इस तरह है कि एशिया कप में जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही थी और ख़ासतौर पर प्लेयर्स ने वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे थे जिनसे उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि जिन खिलाड़ियों को लीग्स के लिए NOC जारी किए गए वो होल्ड कर लिए गए थे। ये एक ऑर्डर जारी किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और उसमें सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी जो थे वो इफेक्ट हुए थे, उसमें 2 से 3 खिलाड़ियों का बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ मुआहदा पहले से हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा पहली मरतबा पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के खिलाड़ी थे, जिनमें 7 खिलाड़ी मजमूई तौर पर थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनके पहली मरतबा BBL में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतलका शोबे के लोग हैं उनकी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बातचीत हुई थी और ये मुआहदे उनके पहले हुए पाकिस्तान BBL के, और यही वजह थी कि जब ये होल्ड का फैसला कर लिया गया तो खासी थोड़ी सी परेशानी का बायस भी था BBL की इंतजामिया के लिए कि उन्होंने तो इन खिलाड़ियों का इंतखाब किया था और उस हवाले से उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया था कि किस तरह प्रमोशन करनी है। लेकिन अब जो हमें इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ जो खिलाड़ी 7 हैं उन्हें बता दिया है कि वो शिरकत कर सकते हैं, बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि बिग बैश लीग में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो एक्शन में दिखाई देंगे। इस तरह जो एक कैफियत थी, सूरत हाल थी कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अब क्रिकेट फैंस के लिए और ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी BBL के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे और साथ ही जो BBL की इंतजामिया है, मुख्तलिफ टीमें हैं जिसमें हारिस और जिन्होंने खेलना है, वहाँ पर मेलबर्न स्टार है, सिडनी सिक्सर है, ब्रिस्बेन हीट है, इन टीमों ने अपने होम ग्राउंड्स पर फैन जोन भी खिलाड़ियों के नामों के ऊपर बनाने शुरू कर दिए हैं और उनकी प्रमोशन भी शुरू कर दी है। इसी तरह जैसा सिडनी की टीम में खेलेंगे बाबर आजम तो उन्होंने बाबरिस्तान के नाम से बनाया, इसी तरह हारिस बे के नाम से बनाया गया शाहीन अफरीदी, तो खासी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। मुंतजर है BBL की इंतजामिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर आएँ और एक्शन में दिखाई दें। और आज जो खबर ये सामने आई है
वो यही है कि खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, बल्कि वहां पर एक्शन में होंगे बीबीएल में। जी उधर ऑस्ट्रेलियावी टीम के कप्तान पैट कमिंस कमर की इंजरी के सबब पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ताहम कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड कहते हैं वो इस हफ्ते बॉलिंग दोबारा शुरू कर देंगे और दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब होने की उम्मीद है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत स्टीव स्मिथ करेंगे, जबकि सीरीज़ का दूसरा मैच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कमिंस को सितंबर में कमर की इंजरी की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद में मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। कोच का ये भी कहना है कि उनका वक्त पर फिट होना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, मगर दूसरे टेस्ट के लिए पुरुमीद हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमिंस की वापसी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो बॉलिंग के इब्तदाई मराहिल पर कैसी बॉलिंग करते हैं। पैट कमिंस की अदम दस्तयाबी के बाद स्कॉट बोलन टीम में शामिल रहने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। बोलन ने हालिया वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में हैट्रिक की थी। मैकडोनाल्ड का कहना है कि कप्तान का ना होना नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन स्टीव स्मिथ तजुर्बेकार हैं और टीम को बखूबी संभालने की अहलियत रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पैट कमिंस जल्द फिट होकर टीम में शानदार वापसी करेंगे। उधर भारतीय बल्लेबाज सुरेश अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान फील्डिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए, जिन्हें पसली में चोट लगने से अंदरूनी ज़ख्म आने के सिडनी अस्पताल के आईसीयू में दाखिल करा दिया गया है। लेकिन क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि अब उन्हें आईसीयू से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। बीसीसीआई के मुताबिक सुरेश अय्यर हालत बेहतर होने के बाद फ़िलहाल जो है वो ज़ेर निगरानी है और बीसीसीआई के बयान में ये भी कहा गया है कि सुरेश अय्यर को बाएं पसलियों के निचले हिस्से में चोट लगी है जब वो पॉइंट पोजीशन पर एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए गिर पड़े थे। इब्तदाई स्कैन से ये भी पता चला है कि उनकी अंदरूनी हिस्से में शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर ज़ख़म बहा है। और मेडिकल टीम का ये भी कहना है कि सुरेश अय्यर इलाज के मरहले में है और सिडनी में भारत के माहिरीन की मशावरत से उनकी हालत का रोज़ाना जायज़ा लिया जा रहा है। टीम डॉक्टर सिडनी में ही मौजूद रहेंगे ताकि उनकी सेहत की बहाली की निगरानी कर सकें। भारत ने तीसरे वनडे में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की, ताहम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में उनको 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी का सामना रहा। सुरेश अय्यर T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और उनकी अगली मुमकिन वापसी 30 नवंबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मुतवक्किल है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आइंदा माह भारत में होने जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के सिक्योरिटी खदशात की वजह से बैनुल अक़वामी हॉकी फेडरेशन को अपने मुकाबले तीसरे मुल्क में कराने की दरख्वास्त की और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये भी कहना है कि भारत में उन हालात में जाकर खेलना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, जिस पर FIH का जवाब भी आ गया है। मामला क्या है, तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, अब FIH क्या कह रहा है? जी आया, जिस तरीके से भारत जो है खेल के अंदर सियासत को लेकर आया तो अंदाज़ा था कि अब दीगर खेल भी जो है वो इसकी लपेट में आएंगे। जिस तरह एशिया कप क्रिकेट वो दागदार किया भारत ने सियासत के ज़रिए, तो अंदाज़ा था कि अब कोई और खेल जो है इसकी भेंट चढ़ने वाला है। और उसका दूसरा शिकार हुआ पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जहां जूनियर वर्ल्ड कप अब 28 नवंबर से भारत के शहर तमिलनाडु में शुरू होना था। लेकिन भारत पाकिस्तान, क्योंकि अब जिस तरीके सूरत हाल है और वहाँ सिक्योरिटी खदशात हैं, किसी भी सूरत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान वहाँ जो है महफूज नहीं है, तो बिल्कुल सही फ़ैसला किया और इससे दस्तबरदार हो गए। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तनहा कोई फ़ैसला नहीं था, ये मिनिस्ट्री IPC, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, हुकूमत के लोग बैठकर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अव्वलीन तरजीह जो है खिलाड़ियों की जो है वो जान माल को उनको जो है हिफाजत करना है, उनकी हिफाजत करनी है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भारत के इस वक्त जिस नहज पे आ चुकी है सियासत और भारत जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों की जान को जो है किसी ख़तरे में डाला जाए। तो फिर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जाएगी। 28 नवंबर से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को ख़त भी लिखा था कि न्यूट्रल वेन्यू पर जो है हमारे मैचेस किए जाएं, जिस तरह क्रिकेट के अंदर होता है। और लेकिन अब ये क्रिकेट की तरह हॉकी में इतना पैसा नहीं है, या आपको अंदाज़ा होगा
कि क्रिकेट में चलें ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा है, वहाँ मैचेस जो हैं, वहाँ टीमें जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर FIH अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट जो है वो कहीं 2 महीने 6 महीने पहले नहीं दिए जाते, सालों पहले इनकी जो है मेज़बानी जो है किसी मुल्क को सौंप दी जाती है, वो मुल्क उसकी तैयारी कर चुका होता है। अब जो सूरत हाल थी, FIH के ज़िम्मेदारान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर ये 8 महीने पहले भी हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती कि न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए तो हम इस पर गौर ज़रूर करते। पाकिस्तान की तरफ से बदकिस्मती से ये दरख्वास्त जो है इवेंट शुरू होने से 1.5 महीने पहले आई। 1.5 महीने पहले किसी इवेंट को शिफ्ट करना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, अनलेस कोई बहुत बड़ा वाक़या कुछ ना हो। तो हमारे पास कोई वजह नहीं थी कि 1.5 महीने के अंदर हम इस टूर्नामेंट को इनकी टीमों को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएं, क्योंकि हॉकी के अंदर इतना पैसा भी नहीं है। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्यों इतनी ताक़ीद से उन्होंने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रुजू किया और अब क्या मामलात होंगे और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान क्या तय पाया है। क्या पाकिस्तान हॉकी टीम भारत जाकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने का जो फैसला कर चुकी है, अब उसके बाद अगला मरहला क्या होगा। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।